बात करते हैं आर्यन खान को जो बेल मिली है वो किस ग्राउंड्स पर मिली है। एनसीबी ने इसका किस तरह से विरोध किया है। तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि एनसीबी की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने ये दलीलें दी कि जब हम आर्यन खान को रिमांड पर लिए तो उन्होंने अपने रिमांड पर लिए जाने का विरोध नहीं किया। उनके पास से जो व्हाट्सएप चैटिंग्स मिली है वो चैटिंग्स जो है वो एविडेंस एक्ट के सेक्शन 65B के तहत एक पुख्ता एविडेंस माना जाता है। एक पुख्ता एविडेंस है जिस चैटिंग से ये प्रूफ हो रहा है कि वो लगातार ड्रग्स पैडलर्स के संपर्क में रहे हैं। वो इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। एनसीबी ने कहा कि एनसीबी की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि वो पहले से ड्रग्स नहीं लेते थे। वो ड्रग्स लेते थे और ड्रग्स के जो पैडलर्स हैं, जो सप्लायर्स हैं, उनसे वो हमेशा बात किया करते थे, मतलब उनके संपर्क में थे। और उन्होंने ये भी दलील रखी कि ये पूरा मामला जो है वो ड्रग्स के कमर्शियल क्वांटिटी का है। मतलब एक छोटी मात्रा में नहीं बल्कि बहुत सारी मात्रा में, बहुत अधिक मात्रा में ये पाया गया है, ड्रग्स पाया गया है। और अटेम्प्ट टू डील का केस बनाया और ये कहा कि सेक्शन 28 और 29 एविडेंस एक्ट का वो यहाँ पर लागू होगा। सेक्शन 28 ये कहता है कि अगर किसी पर दबाव नहीं बनाया जाता है, वो किसी भय और दबाव के बिना अगर अपने जुल्म को, जो उसने क्राइम किया है, उसको अगर वो कबूल कर लेता है तो वो जो है वो एविडेंस की तहत माना जाएगा। 29 भी 29 में कई सारे क्लॉज हैं जो ये बताते हैं। एविडेंस एक्ट का सेक्शन 29 में ये है कि अगर कोई व्यक्ति नशे में है और वो किसी बात को कह रहा है तो वो बात उसकी जो है वो मानी जाएगी, कि वो एविडेंस में ली जाएगी, वो रिलेवेंट होगी, मतलब कि उसने ऐसा क्राइम किया होगा। या फिर किसी व्यक्ति को ये कहकर सच या उसका क्राइम उगलवाया जाता है कि भाई कि मैं किसी बात को नहीं बताऊंगा, तुमने क्राइम को किस तरह से घटित किया है, घटना क्या थी, तुमने किस तरह से किसी का मर्डर किया है या किसी पर्टिकुलर क्राइम को किया है, वो बताओ, मैं ये प्रॉमिस करता हूँ कि मैं किसी को नहीं बताऊंगा। तो अगर उस तरीके से किसी बात को उगलवाया जाता है, ये एक्चुअली इसलिए किया जाता है ताकि जो विक्टिम है उसको न्याय मिल सके, इसलिए ये ऐसा किया जाता है। ये सारे एविडेंस एक्ट के 29 सेक्शन 29 में प्रावधान है कि किस किस तरीके से वो बातों को आपको सच्चाई को उगलवाना है या निकलवाना है कि जो कल्प्रिट है उसने अपराध किया है या नहीं किया है। और एक ये है कि मान लीजिए उसको हम गुमराह करते हैं या फिर सच नहीं बताते हैं और धोखे से उससे हम सच का बुलवा लेते हैं कि भाई तुम दो व्यक्ति हैं, अगर तीसरे व्यक्ति ने मर्डर किया था तो वो मर्डर वो उसने कैसे किया था। तो ये जो है एनसीबी ने रखा कि ये सारी जो बातें हैं वो ये साबित करती हैं कि उसने वहाँ जो ड्रग्स की पार्टी चल रही थी वहाँ पर मौजूद था, वो पकड़ा गया और उसको पता था कि ड्रग्स की पार्टी ही चल रही है। और जब उसको हमने रिमांड पर लिया तो उसने, आर्यन खान ने कुछ भी नहीं कहा। आगे जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल हैं उन्होंने ये भी कहा कि मेंसरिया का यहाँ कोई की ज़रूरत नहीं है। मेंसरिया का मतलब ये होता है कि आपने कोई गुनाह किया है या कोई क्राइम किया है तो आपके मन में पहले उस क्राइम को लेकर के कुछ योजना चल रही थी या नहीं, मतलब आपका उद्देश्य उस क्राइम को घटित करना था या नहीं। तो उन्होंने कहा कि ये पहले से ही तय था कि ये क्राइम करना था, इसलिए यहाँ मेंसरिया था या नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। एएसजी ने ये भी कहा कि हम ये मानते हैं कि उसके पास से हमें पजेशन नहीं मिला है और हमने मेडिकल इसलिए नहीं कराया था क्योंकि कंजम्पशन का कोई मामला नहीं था कि उसने खाया है या नहीं खाया है, मामला था कमर्शियल क्वांटिटी का। और अब इस आर्यन खान को ये साबित करना पड़ेगा कि वो ये साबित करे कि उन्हें नहीं पता था कि वो रेप पार्टी में नहीं है, वो ड्रग्स की पार्टी में नहीं है और ड्रग्स उन्होंने नहीं लिया है, ये उन्हें साबित करना पड़ेगा। ये दलील एएसजी ने एनसीबी की तरफ से पेश की कोर्ट में। देखिए, जो एनसीबी की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल थे उन्होंने एक तर्क और रखा कि यहाँ पर मामला पजेशन पाया नहीं गया है,
कंजप्शन किया नहीं है, मेडिकल रिपोर्ट है नहीं, लेकिन उन्होंने इस चीज़ पर जोर दिया कि ये कंसर्न पोजेशन का मामला है। मतलब सपोज दैट अगर दो व्यक्ति बाइक से जा रहे हैं और जो बाइक चला रहा है उसके पास ड्रग्स है या कोई ऐसा अवैध सामान है, और तीसरा व्यक्ति उसका कोई दोस्त उसको रास्ते में मिल जाता है, तो पुलिस क्या करेगी कि उन तीनों पर केस करेगी। हालांकि वो तीसरे व्यक्ति को पता था या नहीं था कि ड्रग्स चलाने वाले व्यक्ति के पास है या नहीं है। तो ये कंसर्न पोजीशन को उन्होंने आधार बना करके बताया कि हमने इनको आर्यन खान को रिमांड पर लिया था, लेकिन उन्होंने रिमांड का कोई विरोध नहीं किया था। तो ये मामला यहीं पर वो गिर जाता है कि कंजम्पशन उसने किया नहीं, पोजीशन उसकी तरफ से पाया नहीं गया, और जो कंसर्न पोजीशन की बात कर रहे हैं उसका दायरा बहुत बड़ा है। ऐसा भी हो सकता है कि दो व्यक्ति अगर जा रहे हैं और तीसरा व्यक्ति जो उनको रास्ते में मिला है उसको इस बात का संज्ञान ही ना हो, उसे ये पता ही ना हो, क्योंकि उसने तो पिया नहीं, उसके पास तो पाया नहीं गया। तो कंसर्न पोजीशन का जो की परिभाषा है वो बहुत बड़ी है। उसको कैसे साबित किया जाएगा कि वो उसके पास से पाया गया या नहीं पाया गया, या वो मेन कल्प्रिट है या नहीं, क्योंकि ये कंसर्न पोजीशन का मामला तो जो है वो इन्वेस्टिगेशन का विषय है, उससे आप किसी को दोषी करार नहीं दे सकते हैं। तो मुझे लगता है यहीं पे ये मामला जो है वो पूरा घूम गया। कोर्ट ने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल से ये पूछा कि आप कैसे कह सकते हैं कि ये कमर्शियल क्वांटिटी का मामला था, जबकि उनके पास से पोजीशन पाया नहीं गया है आर्यन खान के पास से। तो वही एनसीबी की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने ये कहा कि जो व्हाट्सएप चैट है वो व्हाट्सएप चैट ये साबित करती है, एविडेंस एक्ट के 65 सेक्शन 65 के तहत ये साबित करती है कि ये जो है वो कमर्शियल क्वांटिटी का मामला था। दरअसल मामला ये है कि अगर ये इस तरह के जो एविडेंस होते हैं, जो सीलबंद एविडेंस होते हैं, ये दरअसल कोर्ट की रिकॉर्ड पर आना चाहिए, और इसकी एक कॉपी जो दूसरे लॉयर्स हैं, अपोजिट पार्टी के लॉयर्स हैं, उनको भी मिलना चाहिए, ताकि वो इन्वेस्टिगेट कर सके, वो चैलेंज कर सके कि एविडेंस कहीं फेक तो नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता है, ये जो सीलबंद जो एविडेंस दिए जाते हैं। आर्यन खान की तरफ से जो वकील थे मुकुल रोहतगी, उन्होंने कहा कि ये कमर्शियल क्वांटिटी का केस नहीं है, क्योंकि जो ड्रग्स थे वो और लोगों के पास थे, और न तो आर्यन खान ने कंजम्पशन किया था, न तो उनके पास से किसी भी तरह का ड्रग्स पाया गया। तो जो और लोगों के पास ड्रग्स था वो आर्यन खान पर बिना वजह का थोपा जा रहा है, इसलिए ये क्वांटिटी कमर्शियल क्वांटिटी का कोई मामला नहीं बनता है। जिस आदमी के पास से 2.5 ग्राम ड्रग्स पाया भी गया था, तो उन्होंने उसमें ये कहा कि जिसके पास से पाया गया है 2.5 ग्राम का ड्रग्स, वो इतना बड़ा क्वांटिटी नहीं है कि जिससे ये साबित किया जा सके कि ये कमर्शियल क्वांटिटी था, क्योंकि ये बहुत छोटी सी मात्रा है। और कोई भी अगर इस तरह का लेन देन करता है या सप्लाई का काम करता है, सप्लायर होता है, तो वो इतनी कम क्वांटिटी का सप्लाई नहीं करेगा। और क्रूज़ पर 1300 लोग थे, और आर्यन खान जो था वो अरबाज मर्चेंट के अलावा और किसी को नहीं जानता था। तो आपराधिक षड्यंत्र का किसी तरह से कोई मामला बनता ही नहीं है यहाँ पर। मुकुल रोहतगी ने इस मामले में आगे ये भी कहा कि गाबा जिसने कि आर्यन खान को उस पार्टी में इनवाइट किया था, उसे अरेस्ट नहीं किया गया, और अगर किसी तरह का आपराधिक षड्यंत्र का कोई मामला बनता भी है तो इसे इतनी आसानी से साबित नहीं किया जा सकता है। हो सकता है आर्यन खान को ही कोई फंसा रहा हो। तो फिर लास्टली हुआ क्या कि ये सारे आर्ग्यू सुनने के बाद जज ने आर्यन खान को बेल ग्रांट की।